नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। तो आज की वीडियो में उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो बच्चे एमए इकोनॉमिक्स से करने के इच्छुक हैं और वो भी प्राइवेट। और ये पेपर जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो उसने दिया था। इस तरह के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमए प्राइवेट एनुअल सेकंड ईयर का पेपर है 2021 में जो पूछा गया था, और इसका जो कोड है वो है 307 और इसको बोलते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो हम बारी बारी से इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने प्राइवेट स्टूडेंट के लिए पूछती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और किताब और इसके क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, कार्यशील वित्त का विचार किसने दिया। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से टिक सही करना। ये मैंने अपने हिसाब से टिक किया था। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन लगे कि मैं उनको कर सकता हूँ तो मैंने वो सब क्वेश्चन किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आया था, प्रोफेसर वैगनर किस देश से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, कि किस प्रकार से वो मंदी को अपने पक्ष में या अपने नियंत्रण में या अपने कंट्रोल में करती है सरकार। तो उसके आपको बताने थे कि कौन कौन से वो तरीके अपनाती है जिससे मंदी को कंट्रोल कर सकती है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार का था, कि एडम स्मिथ के अनुसार अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 था, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है, यह किसने कहा। द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन थे, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सर्वप्रथम करारोपण का न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 था, प्रसरण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री की देन है। आप इनके जो हैं इनके जो ऑप्शन है वो भी देख सकते हैं आप अच्छी प्रकार से, मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। राजकोषीय नीति का उद्देश्य उच्च रोजगार, कीमत स्थिरता, विदेशी व्यापार में संतुलन, आर्थिक विकास में वृद्धि आदि है, यह किसने कहा था। तो ये किन्स, हिक्स और मैकर्स और डाल्टन। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 था, पंप प्राइमिंग नीति सरकार कब अपनाती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, मंदी का मुकाबला करने के लिए, और ये पेपर की खासियत है कि वो दोनों ही लैंग्वेज में है, आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप कोई सी भी मीडियम से आप पेपर भर सकते हैं और आपको जो है मैक्सिमम पास होने के लिए इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं और 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से। प्राइवेट स्टूडेंट जो एमए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं उनके लिए मैंने वीडियो पर शूट किया है आज का अपना। तो मैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूँ, कि मंदी का मुकाबला करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का समर्थन करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 था, संघीय वित्त का संबंध है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की किस धारा या अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष बाद करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 था, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच करने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़िए, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये तो मैं जानता ही हूँ कैसे नियोजित है, और आप भी अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए इन पेपर को एक बार प्रैक्टिस देख सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछती है। इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसी तरह भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लागू किया गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 था, प्रत्यक्ष कर जांच समिति के नाम से कौन सी समिति प्रसिद्ध है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, एल के झा समिति का संबंध किस प्रकार के कर से है। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि आय पर कर का सुझाव किस समिति ने दिया था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं के आय और व्यय तथा एक दूसरे के साथ संयोजन से है। तो आप इसके जो उसके ऑप्शन हैं वो भी अच्छी तरह पढ़कर जब इनका आंसर अपने तैयार कर सकते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो मैं उसके लिए एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन वो अपने पूछती है। ज़्यादातर
क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम पढ़ते हैं तो जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 था, लोक वित्त एवं निजी वित्त के में एक अंतर है कि कौन सा अंतर है वो आपको बताना था। चालू घाटे का घाटा किन दो के मध्य अंतर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 था, शून्य आधार बजट किसकी विशेषता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर की दरों तथा कर आय में परिवर्तन के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। क्राउडिंग आउट प्रभाव को परिभाषित किया जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 था, यदि कीमतें बढ़े तो सार्वजनिक ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार होगा। इसी तरह मैं इस मत का हूँ कि आधुनिक युद्ध जो अत्यधिक खर्चीला होता है के लिए अधिकांश वित्त यदि संपूर्ण नहीं को युद्ध के दौरान ही कर से जुटाना चाहिए। यह कथन किसने दिया। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 था, कर एक भुगतान है, किस तरह का भुगतान है। अपवर्जन सिद्धांत किन वस्तुओं पर लागू होता है। कर अपवंचन का तात्पर्य है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 था, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आयकर को कहा जाता है। करापात का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 राजस्व के विषय क्षेत्र। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा जब। कब होगा सामाजिक कल्याण अधिकतम, तो सीमांत त्याग अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम पढ़ते हैं, निम्न से कौन सा सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 था, जब कर का भार क्रेताओं की अपेक्षा विक्रेताओं पर अधिक पड़ता है तो क्या होगा। निष्पादन बचत की अवधारणा ली गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 था, विक्रेता का पूर्णतया कर भार कब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 था, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, दोनों। इसी तरह से 45वां क्वेश्चन था, सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 46 से गाडगिल फॉर्मूला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, शून्य आधारित बजटिंग किस पंचवर्षीय योजना की देन है। क्वेश्चन नंबर 48 था, लोक व्यय पर का आशय उन व्यय से है जो किस पर खर्च होते हैं, यानी कि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, भारत में निम्न करदान क्षमता के कारण। और क्वेश्चन नंबर 50 है, यह कथन किसका है कि व्यक्ति कहता है कि मैं इतना व्यय कर सकता हूँ, वित्त मंत्री कहता है कि मुझे इतनी धनराशि की व्यवस्था करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। उसके बाद 54 है, राजकोषीय संघवाद का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। उसके बाद है, प्रशासनिक कुशलता के संबंध में यह कथन किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है। चाहे कोई योजना कितनी ही भी अच्छी क्यों न हो, यदि उसका प्रशासन अच्छा नहीं है तो वह अवश्य ही सफल हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, आप देख सकते हैं, संघीय वित्त की समस्याओं के संबंध में तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जिनमें जो टेक्निकली हैं, जिनमें पूछा तो नहीं का जा रहा है और हम हाँ में आंसर देकर आ जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 57 है, किस सन 1871 में वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण की दिशा में पहला कदम किसने उठाया। और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58, सन 1877 में किस वायसराय द्वारा केंद्रीय अनुदानों के अतिरिक्त आबकारी उत्पादन शुल्क मालगुजारी तथा स्टाम्प जैसी सरकारी आय की कुछ मदों प्रांतों को दे दी गई थी। इसी तरह किस वायसराय के समय में लॉर्ड क्रोमर द्वारा सरकारी आय को 3 भागों में बांटा गया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं, सन 1935 में किसके द्वारा घाटा उठा रहे सिंधी, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को राजकीय सहायता का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 था, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राजस्व घाटा शब्द का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष में किया गया। प्रभारी राजस्व घाटा संबंधी अवधारणा का विचार किस वर्ष प्रयोग में लाया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 65 था, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था पहले किस वर्ष अपनाई गई थी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 66, घाटे की वित्त व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में अपनाई गई।
67 है, वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में किस कृषि उत्पादन के लिए मकड़जाल घटना शब्द को प्रयुक्त किया गया है। और थालीनोमिक्स की अवधारणा निम्न में से किस में प्रस्तुत की गई है। 69वां क्वेश्चन देख सकते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 में किस एक सार लाए जाने पर विशेष बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 था, वर्ष 2020-21 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य रखा गया है। और 71 था, बजट 2020-21 में एक उत्पादन एक जिला नीति निम्न में से किस पर केंद्रित की गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बजट 2020-21 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ष 2020-21 में के केंद्रीय बजट में जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई, यह किस पर फोकस प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 74 था, वर्ष 2020-21 के बजट में आयकर की एक वैकल्पिक योजना में कुल कितने स्लैब रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 बजट में अपनी महत्वाकांक्षा योजना जेवर एयरपोर्ट के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है। 76वां क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2020-21 बजट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामाजिक लाभ की कसौटी पर का परीक्षण निम्न कारक से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शुल्क एवं सस्ती सेवाओं का लाभ सबसे ज़्यादा किस को होता है। क्वेश्चन नंबर 79 था, मंदी के समय सार्वजनिक व्यय प्रवृत्ति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 80 था, भारत में बाजार की मदों का आर्थिक वर्गीकरण किस वर्ष किया गया। तो आप इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं। पीयू के अनुसार न्यूनतम त्याग प्राप्त किया जा सकता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 82 था, किस अर्थशास्त्री ने क्रियाशील वित्त की विचार को आधुनिक रूप दिया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 83 था, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 84, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो किस आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। जीएसटी इसमें मिसिंग है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डिफरेंस आया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है। और 88वां क्वेश्चन था, व्यय प्रबंधन आयोग का गठन कब किया गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 79 है, राजकोषीय कंप्यूटरीकरण योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई। KL राज समिति का गठन किया गया। और सेनवेट का संबंध है, किससे है संबंध है, ये बताना है आपको। कौन सी कर प्रणाली आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 93, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर में वृद्धि क्या कहलाती है। प्रत्यक्ष कर का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है। इनमें से कौन सा राज्य सरकार वसूल करती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस राज्य में जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया जाता है। कृषि आय पर कर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। और किस राज्य में कुछ समय पहले अपने राज्य से कृषि आयकर समाप्त कर दिया। और इसी तरह से 99 13वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए जनसंख्या को कितना प्रतिभाग दिया। और एक वस्तु एक सेवा कर मॉडल का सुझाव किस वित्त आयोग ने दिया। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि उसने जो है करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बजट से संबंधित क्वेश्चन भी हैं, और एक बिना जुड़ा मिक्सचर आपको इस पेपर के अंदर दिखाई देगा। तो इसी तरह का पेपर वो हर साल पूछती है इसी से यूनिवर्सिटी, और इसी तरह के क्वेश्चन वो हर बार रखती है। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अगले साल में 2022 में देने वाले हैं, 23 में देने वाले हैं, 24 में देने वाले हैं, सभी के लिए एक मॉडल पेपर है। क्योंकि सेकेंड ईयर का पेपर काफ़ी लेंथी तो नहीं होता, पर टिक राइट है कि आप कर सकते हैं, पर 100 क्वेश्चन भी हैं, और यहाँ पे नंबर भी आपको मैक्सिमम गेन करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ आनंद टीचिंग अकेडमी पर बने रहिए, और जैसे कि आप मुझे कमेंट्स करते हैं उसी तरह की मैं वीडियो बनाने की तैयारी करता हूँ, और उसे बनाकर डालने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर आनंद टीचिंग अकेडमी पर।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।